हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ अस्मिता। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस करा दिया था। सेक्शन 1 टू 10 और 11 इसकी मैंने बेयर एक्ट रीडिंग आपको करा दी थी। ठीक है, तो अब हम नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। माइनर एग्रीमेंट हम करेंगे सेक्शन 11 और ये टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जुडिशरी एग्ज़ाम्स, एलएलबी एग्ज़ाम, इवन अगर आप जुडिशरी में इंटरव्यू फेस करते हैं, एडीए का एग्ज़ाम, आपका ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस मतलब टॉपिक को आप बहुत अटेंटिव रहें। आप थ्रू आउट वीडियो जो है वो आप अटेंटिव रहे। इसमें जो मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगी आप उसे नोट डाउन करते चले जाइए। इजी है, थोड़ा ट्रिकी लगेगा, बट अगर आप बहुत अटेंटिव रहते हैं तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो शुरू करें, चलिए। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले, माइनर एग्रीमेंट को शुरू करने से पहले, कल एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा आपसे रह गया था। देखिए, मैंने सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको ये बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, राइट? ये हमने सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने कॉन्ट्रैक्ट की नेचर आपसे डिस्कस की थी, तो मैंने आपको बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ, रादर इट रिक्वायर्स द सपोर्ट्स ऑफ द अदर एक्ट। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, कल मैंने आपको सेक्शन 1 से लेकर के 12 तक ये आपके सारे सेक्शंस की मैंने आपको बेयर एक्ट रीडिंग करा दी। अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये वाला जो पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, क्या इनमें से कोई सेक्शन ऐसा है जो इसको सुजेस्ट करता हो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव? फ्रॉम सेक्शन 1 टू 12, यहां तक की मैं बात कर रही हूँ कि 1 से लेकर के 12 तक। ठीक है, तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा देखें सेक्शन 10 को, अगर आप देखते हैं, या सेक्शन 11 को अगर आप देखोगे, मैंने बेयर एक्ट रीडिंग कल कराई थी, तो सेक्शन 10 में याद कीजिए, सेक्शन 10 का पैरा 2 में मैंने आपको कहा था एक सेविंग क्लोज है जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट, विल एक्ट, इनको अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, सेक्शन 11 भी लास्ट लाइन जो थी, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, है ना, बाय मतलब फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट लाइन हमने की थी सेक्शन 11 की। तो देखिए, इसमें भी मैंने आपको क्या बोला था कि इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होगा। ठीक है ना, इंसॉल्वेंसी लॉ का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, और क्या एग्जांपल दिया था मैंने, प्रिजन लॉ, यस, प्रिजन लॉ का मैंने एग्जांपल दिया था। देखिए, जब मैंने सेक्शन 10 और सेक्शन 11 मैंने डिस्कस किया तो मैंने कितने सारे एक्ट्स जो हैं वो आपसे डिस्कस किए थे। विल से रिलेटेड एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इंटरनेशनल है, प्रिजन लॉ है, इंसॉल्वेंसी एक्ट है। इसका मतलब है कि इन सारे एक्ट्स की हेल्प ले रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में कंप्लीट नहीं है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बोली थी बात कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, ये कौन सुजेस्ट कर रहा है? ये सेक्शन 10 भी सुजेस्ट कर रहा है और सेक्शन 11 भी सुजेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक जो है वो कल रह गया था, तो मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए आपको सेक्शन 10 और 11। ठीक है, ये हो गया, ये प्रीवियस लेक्चर ही है। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और हमारा शुरू होगा किससे? माइनर एग्रीमेंट से, राइट? सेक्शन 11 में मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 11 जो है वो किससे डील करता है? सेक्शन 11 जो है वो डील करता है किससे? पर्सनल कैपेसिटी से। ठीक है, कि क्या होना चाहिए? पर्सन क्या होना चाहिए? मेजर। दूसरा, साउंड माइंड का। तीसरा, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। ये 3 बातें जो हैं वो कल मैंने आपको बताई थी कि सेक्शन 11 जो है वो 3 बताता है कि हु आर कॉम्पिटेंट, कौन कॉम्पिटेंट है। तो सेक्शन 11 क्या कहता है कि वो पर्सन कॉम्पिटेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो क्या है, मेजर है, साउंड माइंड का है और डिस्क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है, ये वाला सेक्शन 12 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। अब हमारा रह गया सिर्फ ये, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है,
इसके बिना आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट नहीं होता। ठीक, तो यहाँ हम शुरू करते हैं। तो माइनर एग्रीमेंट, राइट। अब देखो, माइनर एग्रीमेंट शुरू करने से पहले मैं आपका एक केस से ही हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। इसमें आप एक केस करिए, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903 BC। दिस इज द लैंडमार्क जजमेंट। ये लैंडमार्क जजमेंट है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी केस के ऊपर है। इसी केस को हमने क्या करना है, अच्छे से डिस्कस करना है, ठीक है। केस का नाम क्या है, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903 प्रिवी काउंसिल, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले इस केस के मैं आपको फैक्ट्स बता देती हूँ। अच्छे से आप इस केस के फैक्ट्स करेंगे, फिर उसकी कंटेंशन करेंगे और फिर क्या इसमें जजमेंट हेल्ड हुई थी वो हम करेंगे, ठीक है। फैक्ट्स क्या है, देखिए, ये जो धर्मोदास घोष था, ये धर्मोदास घोष जो था वो एक माइनर था। उसको पैसे की जरूरत थी, तो जब उसको पैसे की जरूरत थी तो ये किसके पास गया, ये ब्रह्मोदत्त के पास गया। ब्रह्मोदत्त जो था वो मनी लेंडर था, ठीक। धर्मोदास ने उसे कहा कि आई वांट मनी, मुझे पैसा चाहिए, और उसने डिमांड की कितनी, 20,000 रुपए की उसने उससे डिमांड की, ठीक है। ब्रह्मदत्त ने कहा कि ऐसे तो नहीं, आपको कुछ सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी। तो धर्मोदास ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है वो क्या करता हूँ, उसका मॉर्टगेज कर देता हूँ, ठीक है। उसने क्या किया, उसके धर्मोदास ने जो है वो ब्रह्मदत्त के फेवर में अपनी प्रॉपर्टी की जो है वो क्या कर दी, मॉर्टगेज कर दी, ठीक। जब मॉर्टगेज हुई तो ये जो धर्मोदास की जो मदर थी ना, जोगिंद्रिनी दास जो है, इसकी मदर का नाम था, कुछ ऐसा ही नाम था इसका। इसकी मदर ने अपना जो ब्रह्मदत्त था उसके एजेंट के थ्रू, केदारनाथ उसका एजेंट था, तो इसकी मदर ने, ये जोगिंद्रिनी जो देवी थी, इसने क्या किया, ब्रह्मदत्त को इंटीमेट किया इसके एजेंट के थ्रू कि ये जो धर्मोदास है ये माइनर है। बता दिया था, मतलब उनकी नॉलेज में डाल दिया था कि ये जो धर्मोदास है ये कौन था, माइनर था। बट फिर भी ब्रह्मदत्त ने जो है वो क्या किया, ब्रह्मदत्त ने एक डिक्लेरेशन ले ली, ठीक है। किससे, धर्मोदास से। और किसके बारे में वो डिक्लेरेशन ली, मेजोरिटी के बारे में, कि वो मेजर है। तो उसने डिक्लेयर कर दिया कि वो मेजर है, ठीक है। बाद में क्या हुआ, बाद में ये जो मदर थी, धर्मोदास की जो मदर थी, उसने क्या किया, एक सूट फाइल कर दी। किसके अगेंस्ट, ब्रह्मदत्त के अगेंस्ट। क्या कहते हुए कि इस मॉर्टगेज को क्या किया जाए, कैंसिल किया जाए। किस बेस पे कैंसिल किया जाए, माइनॉरिटी के बेसिस पर कैंसिल किया जाए। दिस इज ऑल अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द केस, ठीक है ना। तो दोबारा करो, एक बार फिर केस को करो, क्योंकि केस के फैक्ट्स हैं, उसी पे मैं कंटेंशन बताऊंगी और उसी कंटेंशन के बेसिस पर फिर जजमेंट का हम रीजनिंग बताएंगे, राइट। तो समझ में आ गया आपको, केस का नाम क्या है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903 प्रिवी काउंसिल, राइट। धर्मोदास घोष जो है वो कौन था, यहाँ पर माइनर था। पैसे की जरूरत थी, उसको लोन चाहिए था, तो वो किसके पास गया, ब्रह्मदत्त के पास गया, जो कि एक मनी लेंडर था, और उसने 20,000 रुपए की उससे डिमांड की, राइट। अब जब ब्रह्मदत्त जो है उसने क्या किया, उसकी जो मदर थी, धर्मोदास की जो मदर थी, उसने क्या कहा कि भाई ये जो है वो माइनर है, मॉर्टगेज जो है वो मत करिए। बट फिर भी उन्होंने क्या किया, उससे एक डिक्लेरेशन ले ली, उसकी मेजोरिटी को मतलब मेजोरिटी के विद रिस्पेक्ट डिक्लेरेशन जो है वो ले ली, ठीक है। बाद में क्या हुआ, अच्छा, इसने ब्रह्मदत्त ने, यस, ब्रह्मदत्त ने वैसे 20,000 का लोन उसने बोला था कि मैं मुझे चाहिए। ब्रह्मदत्त ने क्या किया, उसको 8,000 रुपए एडवांस में ही दे दिए। मतलब ब्रह्मदत्त ने धर्मोदास को 8,000 रुपए एडवांस में दे दिए, और धर्मोदास ने बदले में क्या किया, एक मॉर्टगेज जो है वो ब्रह्मदत्त के फेवर में कर दी, एग्जीक्यूट कर दी, ठीक है। उसकी मदर ने पहले ही, मतलब इसकी जो धर्मोदास की मदर थी, उसने इंटीमेट कर दिया था कि धर्मोदास जो है वो माइनर है, मत कीजिए। बाद में जोगिंद्रिनी देवी ने जो है वो, ठीक है, गार्डियन होगी, क्योंकि वो माइनर था तो ऑब्वियस है वो उसकी गार्डियन थी। उसने क्या किया, एक फाइल जो है वो एक सूट फाइल कर दी, किसके लिए, फॉर द कैंसिलेशन ऑफ मॉर्टगेज। किस ग्राउंड पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ द माइनॉरिटी, राइट। ये केस समझ में आ गया आपको इसका, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, उसकी कंटेंशन देखनी है हमने कि पार्टीज ने जो है वो क्या कंटेंट किया, ठीक है। ये मैं रब कर रही हूं। देखिए,
अब आप कहोगे कि मोहरी बीबी पिक्चर में कहाँ है, ब्रह्मदत्त वर्सेस क्यों नहीं है? देखिए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने जो है वो धर्मोदास के फेवर में ही जो है वो फैसला दिया था, बट इन बिटवीन क्या हुआ कि ब्रह्मदत्त की डेथ हो गई। तो जब ब्रह्मदत्त की डेथ हो गई तो उसकी जो वाइफ थी मोहरी बीबी ब्रह्मदत्त की वो जो है ब्रह्मोदत्त की वाइफ थी, उसकी लीगल गार्डियन थी। तो लीगल गार्डियन जो है, एज ए लीगल गार्डियन मोहरी बीबी ने ही इस केस को क्या किया था, फिर बाद में कंटिन्यू किया था। ठीक है, इसलिए केस का नाम क्या बना, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास। ठीक है, अब कंटेंशन क्या है, मोहरी बीबी ने जो सबसे पहली कंटेंशन दी, उसने कहा कि ये जो माइनर के साथ एग्रीमेंट है ये क्या है, वॉइडेबल है। ठीक, क्या कहा उसने, ये माइनर के साथ जो एग्रीमेंट है वो क्या है, वॉइडेबल है। ऐसा उसने क्यों बोला, क्योंकि बिफोर 1903 यानी 1903 से पहले जो माइनर के साथ एग्रीमेंट होते थे वो क्या होते थे, वॉइडेबल होते थे। तो कोर्ट ने क्या किया, उसकी कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा नहीं, माइनर के साथ जो एग्रीमेंट है वो वॉइडेबल नहीं है, बल्कि माइनर के साथ जो एग्रीमेंट है वो क्या है, वॉइड एब इनिशियो है। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम, पहली बार 1903 में मतलब माइनर के एग्रीमेंट की नेचर जो है वो फाइनल हुई। पहले क्या था कि माइनर के साथ एग्रीमेंट क्या होते थे, वर्डेबल होते थे, बट इस केस में कोर्ट ने कहा नो, वो वाइडेबल नहीं है, बल्कि वो क्या है, वॉइड एब इनिशियो। इसीलिए ये वाला जो केस है ना, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, जो है वो एक लैंडमार्क जजमेंट है इन केस ऑफ द माइनर एग्रीमेंट। तो पहली बात समझ में आ गई, कंटेंशन दी कि ये वॉइडेबल एग्रीमेंट है, कोर्ट ने कहा नहीं, ये वॉइडेबल एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, वॉइड एब इनिशियो है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब है कि ये वॉइड है, नल एंड वॉइड इन द आईज ऑफ द लॉ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही जो है ये क्या है, वॉइड है। राइट, दूसरी कंटेंशन जो है वो मोहरी बीबी ने क्या दी कि धर्मोदास जो है उसके ऊपर रूल ऑफ एस्टोपल लगाइए। ठीक, क्या लगाइए, रूल ऑफ एस्टोपल लगाइए। क्यों, क्योंकि उसने हमें जो है वो क्या किया है, मिस गाइड किया है, अपनी एज को उसने हाइड किया है, छुपाया है, मिस रिप्रेजेंट किया है। तो आप उसके ऊपर क्या लगाइए, रूल ऑफ एस्टोपल लगाइए। ठीक है, देखिए अगर आपको पता है कि एस्टोपल होता क्या है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको एस्टोपल नहीं पता तो मुझे आपको पहले एस्टोपल बताना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले हम एस्टोपल ही समझ लेते हैं कि एस्टोपल होता क्या है। राइट, एस्टोपल का मतलब होता है यू हैव टू स्टक ऑन योर वर्ड्स। आपको अपने शब्दों पर खड़े रहना है। ठीक है, आपने अपने शब्दों से मुकरना नहीं है। ठीक है, एस्टोपल का मतलब क्या है कि आपको अपने शब्दों के साथ स्टक रहना है, यानी जो कुछ आपने बोला है उसके साथ आप स्टक रहिए। आपको जो है वो मूव आउट नहीं करना, मतलब आपने पीछे मुड़ना नहीं है, आपने बैकआउट नहीं करना, आपने मुकरना नहीं है चीजों से। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, अब मान लीजिए मेरे पास एक स्टूडेंट आया, ठीक है, उसने मुझे कहा कि मैम मैं असाइनमेंट जो है डे आफ्टर टुमारो आपको सबमिट करा दूं, क्योंकि आज मुझे बहुत अर्जेंट वर्क है और आज मैं असाइनमेंट सबमिट नहीं करा देता, मैं आपको बाद में करा दूं। मैंने कहा ठीक है, करा दो। यस, अब हुआ क्या कि जब मैंने उसको कहा, अब मेरी बातों से, मेरी स्टेटमेंट से उस पर्सन को, उस स्टूडेंट को क्या हो गया, बिलीफ, उसको यकीन हो गया कि जो मैं बोल रही हूँ ठीक बोल रही हूँ, और मेरे ऊपर बिलीव करके उसने क्या कर दिया, एक्शन भी कर दिया। दो बातें इंपॉर्टेंट है एस्टोपल के लिए। पहली बात कि जो सामने वाला बंदा है वो क्या करेगा, आपकी बातों पर यकीन करेगा, यानी आपकी जो बात है, आपकी कंडक्ट है, आपके जो एक्शंस है उस पर वो क्या कर रहा है, बिलीव कर रहा है, विश्वास कर रहा है, और फिर बिलीव करके वो क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। अब स्टूडेंट ने मेरी बात पर बिलीव किया, ठीक है ना, और बिलीव करके उसने एक्शन भी कर दिया। एक्शन का मतलब है उसने मुझे सबमिट नहीं कराई, वो सबमिट कराने नहीं आया, आज नहीं सबमिट कराने आया, बल्कि वो क्या करने आया, डे आफ्टर टुमारो वो मेरे पास आया सबमिट कराने, और मैंने कहा नहीं, नो। तो उसने मुझे कहा मैम ऐसे आप कैसे कह सकते हो, आप ही ने तो मुझे बोला था कि आप डे आफ्टर टुमारो भी जो है वो सबमिट करवा सकते हो। तो अब यहाँ पर कोर्ट क्या कहता है, मतलब लॉ यहाँ पर क्या कहता है कि मेरे ऊपर क्या कर लगेगा, एस्टोपल, यानी मुझे अपने वर्ड्स के ऊपर क्या रहना है, स्टक रहना है। अब मुझे अपने वर्ड से मुकरना नहीं है। ठीक है, क्लियर आ गया, समझ में आ गया इतना? तो ये हमारा एस्टोपल हो गया।
अब यहाँ पर इसी वाले एस्टोपल को हम किस पर अप्लाई करेंगे, इस केस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मोहरी बीबी ने क्या कहा, मोहरी बीबी ने कहा कि इस धर्मोदास ने हमें आकर बोला कि मैं मेजर हूं, तो अभी अपनी बात से मुकर नहीं सकता, ठीक है। अब ये नहीं कह सकता कि मैं माइनर हूं इसीलिए मॉर्टगेज को क्या कराया जाए, कैंसिल कराया जाए, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या कहा, नो। कोर्ट ने फिर कहा नो, उसने उसकी क्या करा, मोहरी बीबी की जो कंटेंशन थी उसको रिजेक्ट किया और कहा नो। नो का मतलब नो रूल ऑफ एस्टोपल अगेंस्ट द माइनर, माइनर के अगेंस्ट कोई भी एस्टोपल जो है वो नहीं लगेगा। यहाँ तक कि बल्कि धर्मोदास की तरफ से एक आई, धर्मोदास की तरफ से क्या कंटेंशन आई कि इसको पता तो था, मोहरी बीबी ब्रह्मोदत्त को पता तो था, नॉलेज तो थी कि भाई हाँ मैं माइनर हूँ, मेरी मदर ने उनको बताया तो था। तो कोर्ट ने कहा नॉलेज डजंट मैटर हियर, यहाँ पर नॉलेज मैटर करती ही नहीं है। अगर ब्रह्मदत्त को पता भी नहीं होता ना कि तुम माइनर हो, तब भी रूल ऑफ एस्टोपल जो है वो माइनर के अगेंस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। क्लियर है इतना, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है कि नॉलेज मैटर करती ही नहीं है। अगर कोई पार्टी आकर ये कहे ना कि इसने हमने इस मतलब इसने हमें जो है वो क्या किया कि हमारी इसकी नॉलेज में तो था कि मैं माइनर हूँ, तो कोर्ट कहता है नहीं, नॉलेज हो या ना हो कोई लेना देना नहीं है, माइनर के साथ एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो, और दूसरा माइनर के अगेंस्ट जो है वो एस्टोपल अप्लाई नहीं होगा। दिस इज द फाइनल रूल, ये फाइनल रूल है, राइट। तो ये दो हमारी क्लियर हो गया। दो, पहली कंटेंशन क्या थी, वॉइडेबल, बट कोर्ट ने इसको भी रिजेक्ट किया और कोर्ट ने कहा कि वॉइड रहेगा। दूसरी उन्होंने कंटेंशन दी, मोहरी बीबी ने कहा कि रूल ऑफ एस्टोपल अप्लाई कीजिए इसके ऊपर क्योंकि इसने हमें मिसगाइड किया है। कोर्ट ने कहा नहीं, रूल ऑफ एस्टोपल भी माइनर के अगेंस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। क्लियर है इतना, एस्टोपल मैंने आपको बता दिया कि स्टक ऑन योर वर्ड्स, आप अपने वर्ड्स पर स्टक रहिए, ठीक है, इतना क्लियर है। तीसरा जो पॉइंट है आप नोट डाउन करते जाइए साथ साथ ये, ठीक है। जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, मोहरी बीबी ने कहा कि ओके ठीक है, हम मान लेते हैं कि माइनर के साथ जो एग्रीमेंट है वो क्या है, वॉइड है, रूल ऑफ एस्टोपल भी मत लगाइए, ठीक है। पर वो कहता है कि मॉर्टगेज अगर आपने कैंसिल करनी है तो आप कैंसिल कर दीजिए। मोहरी बीबी ने क्या कंटेंट किया कि अगर आपको मॉर्टगेज वॉइड है, अगर आपके अकॉर्डिंग मॉर्टगेज एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है तो आप उसे कैंसिल कर दीजिए। बट उसने ये कहा कि जो इसने 8,000 रुपये हमसे लिए हैं, ये जो अनजस्ट एनरिचमेंट है, जो इसने हमें पैसा लिया है, एटलीस्ट हमें वो तो दिलवा दीजिए अंडर सेक्शन 64 एंड 65। अब देखिए पिक्चर में क्या हो गया, सेक्शन 11 हम कर रहे हैं, सेक्शन 11 के साथ अब हम सेक्शन 64 और 65 भी डिस्कस करेंगे। मोहरी बीबी ने क्या कंटेंट किया कि ठीक है आप मॉर्टगेज को कैंसिल करा दीजिए ऑन द ग्राउंड ऑफ द माइनॉरिटी, ठीक है, बट हमें हमारा पैसा तो दिलवा दीजिए अंडर सेक्शन 64 एंड 65। अब 64 एंड 65 जो होते हैं ये टॉक अबाउट रेस्टिट्यूशन, ये किसके बारे में बात करते हैं, रेस्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिटर्निंग द बेनिफिट, आप बेनिफिट को वापस कर दीजिए। कौन से बेनिफिट, जो आपने क्या किए हैं, रिसीव किए हैं। जैसे मॉर्टगेज कैंसिल करनी है कर दीजिए, पर ये जो धर्मोदास ने 8,000 रुपये हमसे लिए हैं एटलीस्ट वो तो हमारे वापस करा दीजिए अंडर सेक्शन 64 एंड 65। कोर्ट ने कहा नहीं, नहीं मिलेंगे, ये भी नहीं मिलेंगे। सेक्शन 64 और 65 भी माइनर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तो अब हमें देखना है कि क्यों नहीं एप्लीकेबल होता, जबकि सेक्शन 64 65 तो रेस्टिट्यूशन की बात करता है। रेस्टिट्यूशन का मतलब है कि कोई भी बेनिफिट अगर किसी ने अनजस्टली रिसीव किया है तो उसे वापस होना चाहिए। अब एक्चुअली में क्या है कि देखिए जो सेक्शन 64 है ना वो किसकी बात करता है, सेक्शन 64 बात करता है कब, जब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, रिसाइंड हो जाता है, राइट। जब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो जाता है मतलब कैंसिल हो जाता है, तब रेस्टिट्यूशन जो है वो किसके अंडर आएगा, सेक्शन 64 के अंडर आएगा, ठीक है ना। अब बहुत इजी सा एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जो एग्जांपल मैंने एक बार आपसे पहले भी डिस्कस किया था, अब आप उसे यहाँ अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको याद हो, ए और बी के बीच में, कि ए ने जो है वो क्या करना था, अपनी बाइक देनी थी और बी ने जो है वो क्या देने थे, 50,000 रुपया
देना था, ठीक है। अब ए ने जो अपनी बाइक दी ना वो झूठ बोल के दी, उसने कहा कि मेरी बाइक जो है वो सिर्फ 1000 किलोमीटर चल रही है, और जबकि उसकी बाइक कितनी चली हुई थी, 5000 किलोमीटर चली हुई थी, ठीक है। तो इस ए ने क्या किया, बी के ऊपर एक फ्रॉड इन्वो कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है ना। अब जैसे ही बी के ऊपर जो है वो फ्रॉड आया, तो इसका मतलब बी की कंसेंट अब फ्री कंसेंट तो रही नहीं, और जब फ्री कंसेंट नहीं हुई तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। वॉइडेबल का मतलब अब बी के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कराए या चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वो वैलिड कराए। मान लीजिए अब यहाँ पर मैंने पहले लेक्चर में मैंने वैलिड करा दिया था, ठीक है। अब बी ने क्या किया, बी ने दूसरा ऑप्शन चुना, उसने कहा कि इसको क्या कर दिया जाए, वॉइड कर दिया जाए। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, है ना, क्योंकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, फ्री कंसेंट नहीं थी तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था तो बी के पास ऑप्शन थी कि वो वैलिड करा सकता है और वॉइड करा सकता है। बी ने क्या करा, वैलिड नहीं कराया, बल्कि बी ने इस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, वॉइड कर दिया, यानी कैंसिल कर दिया। तो हम एक बात बताइए, सेक्शन 64 में आगे कि नहीं आगे, सेक्शन 64 कब अप्लाई होगा, जब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको क्या कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। अब जब ये कैंसिल हो गया तो अब जो ये क्या कहेगा, ये बी कहेगा ठीक है मैं ए की बाइक नहीं ले रहा, यानी ए की बाइक तो ले नहीं रहा, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो इसका मतलब एनफोर्समेंट तो होगी नहीं, बाइक तो मिलेगी नहीं। पर ये जो बी कहेगा कि मैंने जो 50,000 रुपया ए को दिए हैं वो तो मेरे वापस कराओ, कोर्ट कहेगा हाँ बिल्कुल आपके पैसे वापस होंगे, और किस में होंगे, अंडर सेक्शन 64 वापस होंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इस सेक्शन 64 को आप अप्लाई कीजिए किस पर, माइनर एग्रीमेंट पर। याद कीजिए माइनर एग्रीमेंट में कोर्ट ने सबसे पहला रूल ही क्या दिया था कि जो माइनर का एग्रीमेंट है वो क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट होता है। अब आप एक बात बताइए, सेक्शन 64 वॉइड एग्रीमेंट के ऊपर एप्लीकेबल है या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एप्लीकेबल है? तो आंसर है सेक्शन 64 इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट and the agreement with minor is not voidable but it is void ab initio। तो ये वाला जो सेक्शन 64 है ये इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर है इतना। नाउ कम टू द सेक्शन 65 पर आप आइए, ठीक है। तो 65 जो है वो क्या बोलता है, देखिए सेक्शन 65 क्या बोलता है, सेक्शन 65 बोलता है ऑब्लिगेशन है, रेस्टिट्यूशन होगी कब, when the contract becomes void। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void, देखो यहाँ पर क्या वर्ड है, बिकम्स, यानी कॉन्ट्रैक्ट अगर क्या हो जाता है, void हो जाता है, या एग्रीमेंट डिस्कवर्ड टू बी void, या एग्रीमेंट जो है वो डिस्कवर होता है कि एग्रीमेंट तो क्या है, void है, तब रेस्टिट्यूशन जो है वो किसके अंडर होगी, सेक्शन 65 के अंडर होगी, ठीक है। क्लियर है इतना। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल भी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, अब हम इसे सेक्शन 65 के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। अब जैसे ए और बी के बीच में जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसको लेकर के, हॉर्स को लेकर के, ये अपना हॉर्स देगा, ये बदले में क्या करेगा, पैसे देगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना था कंप्लीट परफेक्ट एकदम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। अब हुआ क्या कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जो हॉर्स था ना, जब कॉन्ट्रैक्ट बना वो डेड था, उसकी डेथ हो चुकी थी, पर उसकी इस फैक्ट की ना तो ए को नॉलेज थी ना बी को नॉलेज थी, यानी ए और बी दोनों ही क्या कर रहे थे, मिस्टेक कर रहे थे, किसको लेके, फैक्ट को लेकर के। दोनों की दोनों क्या करे, दोनों ही मिस्टेकन थे, दोनों ही गलती पर थे, किसको लेकर, फैक्ट को लेकर। कौन से फैक्ट को लेकर के, डेथ ऑफ द हॉर्स को लेकर के। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अब ये क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा, ठीक है। वैलिड था जब कॉन्ट्रैक्ट बना, वैलिड था, बट बिकम्स वॉइड, वॉइड हो गया। क्यों, क्योंकि हॉर्स की डेथ ही हो गई। जब हॉर्स की डेथ हो गई तो कैसे होगी कंप्लीट, प्रोमिसेस तो एनफोर्स करा ही नहीं सकते। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है या एग्रीमेंट डिस्कवर टू बी वॉइड होगा तो फिर हमारा क्या आएगा, सेक्शन 65 आएगा। अब यहाँ पर रिकवर हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अब बन चुका है वॉइड, ठीक है। बट एक बात बताइए, माइनर एग्रीमेंट में क्या थी, कोर्ट की जजमेंट क्या थी, माइनर एग्रीमेंट में क्या कहता है कि माइनर का जो एग्रीमेंट है वो क्या है, वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी शुरू से ही
बिकम्स वर्ड नहीं है, मतलब बाद में वर्ड नहीं हुआ, वो शुरू से ही वर्ड है। तो आप एक बात बताइए कि सेक्शन 65 हम यहाँ पर अप्लाई कैसे करें? नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिट ही नहीं बैठता वहां पर। तो सेक्शन 64 एंड 65 आर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ द माइनर एग्रीमेंट। ठीक है, क्लियर है इतना? ये हमारी थर्ड कंटेंशन थी। तो पहली कंटेंशन रिवाइज करो फटाफट। पहली कंटेंशन, माइनर का एग्रीमेंट क्या है? वॉइड एब इनिशियो, एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सेकंड, रूल ऑफ एस्टॉपल, एस्टॉपल नेवर अप्लाई अगेंस्ट द माइनर। थर्ड, नो रेस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 64 एंड सेक्शन 65। क्या होता है रेस्टिट्यूशन, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर है? अब लास्ट में मोहरी बीबी ने कहा ओके फाइन, ठीक है, सब कुछ मान लिया, कम से कम इक्विटी ग्राउंड पर ही हमें दे दीजिए। इक्विटी ग्राउंड पर ही हमारे पैसे जो है वो वापस कर दीजिए। तो क्या कहा कॉन्ट्रैक्ट को, कोर्ट ने क्या कहा? ना, नहीं मिलेगा। क्या कहते हुए कोर्ट ने मना कर दिया कि इक्विटी ग्राउंड पर भी आपकी जो है वो पैसे की हम रिकवरी नहीं करा सकते। तो कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या होगी? इट वुड बी द इनडायरेक्ट एनफोर्समेंट ऑफ अ void एग्रीमेंट। अगर हम ऐसा कर देंगे और इक्विटी के ग्राउंड पे अगर हम पैसा वापस कर देंगे, तो ये एक प्रकार से इनडायरेक्ट एनफोर्समेंट होगी, क्योंकि डायरेक्ट तो हो नहीं रही। डायरेक्ट तो आप सेक्शन 64, 65 ये सब कुछ अप्लाई कर ही नहीं रहे। तो ये एक इनडायरेक्ट एनफोर्समेंट होगी किसकी? वॉइड एग्रीमेंट की। तो हम यहाँ पर इक्विटी ग्राउंड पर भी आपको रिकवरी नहीं कराएंगे। तो फिर क्या हुआ? नटशेल में क्या किया? नटशेल में कोर्ट ने किसको जो है वो दी? इस केस में जो पर्सनल इनकैपेसिटी जो थी, कोर्ट गेव द प्रेफरेंस। ठीक है, ये आप लाइन यहां लिख सकते हैं। कोर्ट गेव द प्रेफरेंस, किसको प्रेफरेंस दी? टू द पर्सनल इनकैपेसिटी। पर्सनल इनकैपेसिटी को जो है वो प्रेफरेंस दी, किससे? देन अनजस्ट एनरिचमेंट। अब अनजस्ट एनरिचमेंट क्यों है? एनरिच तो हुआ, धर्मोदास ने जो है वो 8,000 रुपए तो ले लिए। अब वो जो 8,000 रुपए लिए, क्या वो जस्ट थे? क्या वो फेयर थे? नहीं, फेयर तो नहीं थे, अनजस्ट थे। ठीक है ना? तो फिर ये 8,000 रुपए तो वापस नहीं हुए ना। तो इस केस में कोर्ट ने पर्सनल इनकैपेसिटी को ही प्रेफरेंस दी। पर्सनल इनकैपेसिटी मतलब सेक्शन 11 में जो कॉम्पिटेंसी दी हुई है। सेक्शन 11 क्या कहता है कि पर्सन जो है वो मस्ट बी मेजर होना चाहिए, तो माइनर नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट गेव द प्रेफरेंस टू द पर्सनल इनकैपेसिटी देन अनजस्ट एनरिचमेंट, राइट? तो ये काफी स्ट्रिक्ट मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है वो इसमें जजमेंट ले डाउन हुई थी। ठीक है ना? तो इसीलिए इसके बाद 1903 में जब ये जजमेंट आई तो सभी ने तौबा कर ली थी कि भाई नहीं भाई, माइनर के साथ तो एग्रीमेंट करो ही मत, क्योंकि कुछ भी नहीं हमारे फेवर में जा रहा, सब कुछ ही जो है वो किसके फेवर में जा रहा है? माइनर के फेवर में जा रहा है। और ये कब की बात है? 1903 की बात है। ठीक है, क्लियर है इतना? बट इसको हम कंट्रास्ट में पढ़ेंगे, मतलब आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, इसके कंट्रास्ट में हम फिर 3 केसेस जो हैं वो करेंगे। ठीक है ना? एक हम इंग्लिश केस भी डिस्कस करेंगे, लेस्ली लिमिटेड वर्सेस शेल, एक ये वाला। दूसरा हम करेंगे खानगुल वर्सेस लखा सिंह। और तीसरा हम करेंगे अयोध्या प्रसाद वर्सेस चंदनलाल। इसमें कुछ एक पॉइंट्स हैं, ठीक है ना? इसमें थोड़ा टोट भी डिस्कस होगा, थोड़े और पॉइंट भी डिस्कस होंगे। ये लेस्ली लिमिटेड वर्सेस शेल जो ये इंग्लिश केस है, यहाँ हम एक सेक्शन जो है वो 33 भी लेंगे SRA का। ठीक है, इसको सेक्शन 33 SRA के साथ भी पढ़ेंगे। और एक हम सेक्शन 68 ICA इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 68 भी इसमें कवर करेंगे। और इसके अलावा कुछ हम एक्सेप्शंस भी करेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन जो है जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसका सेक्शन 30 है,
ठीक है। और ठीक है, और एक हम एजेंसी लॉ जो है वो भी हम कर लेंगे। इसमें 2 या 3 एक्सेप्शंस भी हैं जहां पर माइनर जो है उसको क्या बनाया जा सकता है, पार्टनर बनाया जा सकता है, एजेंट बनाया जा सकता है। तो ये जितना भी है ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, ठीक है। आज का टॉपिक बहुत थोड़ा छोटा मैं इसलिए रख रही हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आज आप क्या करेंगे, आप एस्टोपल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। एस्टोपल जो है ये आपका सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ये पुराना, ठीक है ना, ये मैं पुराने की बात कर रही हूँ, न्यू की बात नहीं कर रही। तो पुराने जो है इंडियन एविडेंस एक्ट है, तो उसमें सेक्शन 115 था एस्टोपल के लिए, यहाँ से आप एस्टोपल पढ़ सकते हैं। रेस्टिट्यूशन सेक्शन 64 और 65 रेस्टिट्यूशन के लिए हैं, आप वो दोनों पढ़ेंगे। क्या होते हैं वर्डेबल वर्ड एग्रीमेंट होते हैं, इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए बिना आपके पढ़े कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर हो सकता है, बट पेपर जो है वो तो आपको ही तैयार करना पड़ेगा। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो इतना ही कर लेते हैं आज, फिर नेक्स्ट जब आप नेक्स्ट वीडियो में फिर हम ये सारा पोर्शन जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मेरी ड्यूटी ख़त्म, आपकी ड्यूटी स्टार्ट। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।